देखिए आपकी जो थ्योरी थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल 9.1 जो आपके एनसीईआरटी की किताब है उसमें लिखा हुआ है न्यूमेरिकल 9.1 अभ्यास प्रश्न। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें कि 4.7 मीटर लंबे व 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के स्टील का तार, एक तार है। ठीक, यहां पर लिख रहा हूं आंसर किसका 9.1। 9.1 एक तार है, स्टील का तार है। ठीक, अब उसकी लंबाई कितनी दे रखी 4.7 मीटर यानी कि एस फॉर स्टील। ठीक, यानी कि स्टील की लंबाई लिखी है हमने, कितनी दे रखी है यहाँ में 4.7 मीटर। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, यानी कि ए ऐसे लिख लिया हमने, कितना दे रखा है 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आगे क्या रखा तथा 3.5 मीटर लंबे व 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार। अब तांबे की तार की लंबाई दे रखी यानी कि लंबाई ऑफ कॉपर, यानी कि सी से रिप्रेजेंट कर लिया, कितनी दे रखी 3.5 मीटर। और इसका अनुप्रस्थ काट कितना दे रखा 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। तांबे के तार पर दिए गए समान परिमाण के भार को लटकाने पर, यानी कि इन दोनों पर जो भार लटकाया उन दोनों पर समान लटकाया, यानी कि F बराबर F1 बराबर F2, समान भार इस पे हमने लटकाया। तब उनकी लंबाइयों में जो वृद्धि हुई वो समान हुई। लंबाई में वृद्धि क्या मानी थी हमने डेल्टा L से, यानी कि पहले डेल्टा LS स्टील के तार में जो वृद्धि हुई वो डेल्टा LC यानी कि तांबे के तार में वृद्धि के बराबर हुई। तो स्टील तथा तांबे के तारों का यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है, पहले क्या रखा स्टील यानी कि YS, यंग प्रत्यास्था गुणांक को YS से रिप्रेजेंट करते हैं, अनुपात यानी कि बटे, और बाई तांबा यानी कि YC, ये क्या है हमें निकालना है। ठीक, सवाल आपको समझ में आया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है हमारा प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबल क्या होता है एक बार फिर बता देता हूं, प्रतिबल होता है हमारा F/A और विकृति हमारा होता है डेल्टा L/F। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई यहां से F/A अपॉन डेल्टा L/L। ये कहां चला जाएगा ऊपर, यानी कि L F के साथ गुणा में चला जाएगा, यानी कि F × L × डेल्टा L × A, ये आ गया। ठीक, और F किसके बराबर होता है mg के, तो F की वैल्यू रख दी mgL अपॉन डेल्टा L × A। ठीक, अब स्टील के तार के लिए, स्टील के तार के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक, स्टील के यंग प्रत्यास्था गुणांक बाई एस से रिप्रेजेंट कर दिया, mg L की जगह S डेल्टा L × AS। ये समान क्यों रखा हमने, क्योंकि यहाँ पर F1 F2 की जगह FS FC बराबर किसका आ गया F, और ये किसके बराबर मान लिया डेल्टा L के बराबर मान लिया। ठीक, तो इसकी जगह क्या रख दिया हमने F रख दिया, और F की वैल्यू कितनी आ गई mg, क्योंकि समान कहा था उसने। ठीक, ये हो गया।
ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ऐसे ही तांबे के तार के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक, तांबे का यंग प्रत्यास्था गुणांक YC मान लिया, सेम भार है यानी कि mg, और लंबाई कितनी है इसकी LC। लंबाई में वृद्धि भी समान हुई दोनों में, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया AC। ये होगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमने क्या करा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, क्योंकि YS/YC हमें निकालना, YS/YC क्या होगा जब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे। ठीक, अब यहां पर लिख देता हूं समीकरण 2 को समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, यहां पर क्या कर दिया हमने, भाग कर दिया। ठीक, अब क्या जाएगा यहां पर YS/YC। अब राइट हैंड साइड देखेंगे, यहां पर क्या जाएगा mg LS अपॉन डेल्टा L इंटू AS, यानी कि YS की वैल्यू रख ली mg LS अपॉन डेल्टा L इंटू AS। अब ये वाला वैल्यू लिखेंगे mg LC अपॉन डेल्टा L इंटू AC। डेल्टा L से डेल्टा L कैंसिल, mg से mg कैंसिल, तो YS/YC। अब AC LS के इंटू में चला जाएगा, LS इंटू AC, और LC के इंटू में क्या जाएगा AS। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू हमने पहले से लिख रखी YS/YC। तो LS की वैल्यू कितनी है 4.7, और AC की वैल्यू कितनी है आपकी AC, सॉरी ये होगा AC, ऐसे लिखा गया था, AC होगा कितना है 4 गुणा 10 की घात -5। ठीक, ऐसे ही LC कितना दे रखा है हमें 3.5, और AS कितना दे रखा है 3 गुणा 10 की घात -5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे सभी अपने अपने घर पर कॉपी पेन से लेके बैठेंगे, गुणा भाग करेंगे, 10 की घात 5 से 10 की घात 5 कट जाएगा, 4 गुणा 3.5 गुणा 3, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 1.8, यानी कि स्टील के तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक, स्टील के तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक तथा तांबे के तार के यंग प्रत्यास्था गुणांक का अनुपात कितना जाएगा हमारा 1.8। कितना जाएगा 1.8। ठीक है, अब इससे अगले नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 9.2, यही निकालना था हमें। फिर एक बार बता देता हूँ कि इन दोनों के तांबे का यंग प्रत्यास्था गुणांक निकालना था। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है। प्रतिबल क्या होता है F/A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर किसी पृष्ठ के वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। विकृति यानी कि प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम विकृति कहते हैं। वहां से ये दोनों सूत्र आ गए, वहां से ये सूत्र उठा के हमने यहाँ रख दिए, और F हम जानते हैं किसके बराबर होता है mg, यानी कि भार के बराबर होता है। F बराबर W, और W बराबर किसके होता है mg, तो mg की वैल्यू ये रख दी, तो यहाँ से यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर आ गया। ये मैंने डेरिवेशन भी आपको यहाँ पर करा रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टील के तार के लिए निकाल लिया और तांबे के तार के लिए निकाल लिया। यहाँ पर mg डेल्टा L क्यों रखा हमने, क्योंकि इसमें कहा था कि दिए तांबे के तार के दिए गए समान परिमाण के भार तथा लटकाने पर उनकी लंबाई में समान वृद्धि रहती है।
इन दोनों की जो लंबाई है वो भी समान रहती है और बाहर भी क्या है दोनों पर समान। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। तो जब हमने ये रखा, हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करी, भाग करने पर हमारा यह है, इन दोनों की वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके हमारा इसका अनुपात ज्ञात हो गया। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9.2। क्या दे रखा है, नीचे चित्र में दिए गए पदार्थ के लिए प्रतिबल विकृति का वक्र दर्शाया गया है इस पदार्थ के लिए। यानी कि कोई पदार्थ दे रखा है, ठीक है, उसमें देखो ये प्रतिबल दे रखा है 10 की घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर प्रतिबल, इस पॉइंट पर जो प्रतिबल है वो कितना है 50 गुना 10 की घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे इस पॉइंट पे यानी कि सबके साथ 10 की घात 6 इंक्लूडेड है। ठीक, और यहाँ पर विकृति दे रखा है 0.01, 0.02, 0.03 और 0.04। ये यहाँ पर क्या दे रखी है विकृति। इनके दोनों के बीच देखो एक लाइन खींची हुई है, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच इस पदार्थ का क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, यानी कि प्रतिबल और विकृति का ग्राफ दर्शाया गया है। तो एक कोई पदार्थ है उसके लिए अब क्या कह रहा है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, यानी कि इस तरह का यंग प्रत्यास्थ गुणांक हमें ज्ञात करना। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक। ठीक, y बराबर क्या होता है, y बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, और इन दोनों का ही हमें ग्राफ दे रखा। अब वैल्यू कौन सी रखनी है वो देखेंगे। अब यहाँ पर देखो इसके सामने 150 के सामने ये बिंदु और इसी के सामने ये वाला बिंदु, यानी कि ये विकृति की वैल्यू हो गई और ये प्रतिबल की वैल्यू हो गई। ठीक है, बाकी आप देखेंगे कि कहीं भी एक दूसरे को मैच नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है प्रतिबल, तो पहले प्रतिबल लिख लेंगे। प्रतिबल कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्रतिबल बराबर इस बिंदु के सामने क्या आ गया 150। अब प्रतिबल क्या दे रखा है 10 की घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विकृति दे रखी है यहाँ पर कितनी दे रखी है 0.002। ठीक, अब y की वैल्यू रखेंगे 150 गुणा 10 की घात 6 और 0.002। दशमलव हटाया, इधर की तरफ दशमलव ले जाएंगे तो 150 गुणा 10 की घात 6 इधर की तरफ ले जाएंगे दशमलव, तो क्या होंगे घातें हमारी घटेंगी। यानी कि जब हम सीधी तरफ चलते हैं, सीधी तरफ चलते हैं तो घात क्या होती है हमारी, घात घटती है। क्या होता है, घटती है। और जब हम उल्टी तरफ चलते हैं यानी कि बाईं तरफ चलते हैं तो घात जोड़ती है। अब सीधी तरफ चले यानी कि 0.1 2 3 इधर लेके तो 3 घात क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -3। 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ये ऊपर लेके जाएंगे, नीचे प्लस की, ऊपर जाके नीचे माइनस की, ऊपर जाके प्लस की, यानी कि प्लस के 3। तो कितना आ गया 75 गुणा 10 की घात 8। अब दशमलव यहाँ पर है उठाकर यहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घात जुड़ती है। एक घात, एक दशमलव उठा के लेके गए तो एक घात जुड़ जाएगी तो कितनी आएगी 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का मात्रक होता है। तो आंसर आ गया 7.5 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर।
1 मिनट 6 3 9। अब इधर लेके गए तो कितनी हो गई, एक हाथ और छोड़ गई तो 10, सॉरी 7.5 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2 का ए पार्ट। क्या था, सवाल नंबर 9.2 का ए पार्ट था। ठीक, अब बी में क्या पूछा, सन्निकट पराभाव सामर्थ्य क्या है। सन्निकट पराभाव, पहले तो हम पराभाव बिंदु जान लेते हैं। ठीक है, पराभाव बिंदु यहां पर लिख देता हूं, वह बिंदु जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल को हटा लेने पर वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता पराभाव बिंदु कहलाता है। यानी कि हमने यहां पर एक स्प्रिंग ले लिया था। ठीक, अब क्या हो रहा है, यहां से पहले खींच रहे हैं, यानी कि यहां तक खींच रहे हैं, इसे हम अधिकतम बल लगाकर यहां तक खींच रहे हैं, तो ये अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। परंतु यहां तक, इस बिंदु तक हमने इसे खींच दिया, तो ये है जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था को नहीं आता, यानी कि इसी स्थिति में रह जाता है। तब वह बिंदु क्या कहलाता है, हमारा पराभाव बिंदु कहलाता है। अब वो पूछ रहा है सन्निकट पराभाव सामर्थ्य। सन्निकट पराभाव सामर्थ्य क्या होता है, वह अधिकतम प्रतिबल, वह अधिकतम प्रतिबल जिसके अंतर्गत यानी कि जिसमें वह प्रत्यास्था की सीमा को साध सकता है। ठीक, यहां पर लिख देता हूं मैं, सन्निकट पराभाव सामर्थ्य वह अधिकतम प्रतिबल जिसके अंतर्गत प्रत्यास्था की सीमा को प्रत्यास्था की सीमा को साध सकता है। क्या कहलाता है, सन्निकट पराभाव सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 9.1 और 9.2। अब देखेंगे 9.3। 9.3 में क्या कहा है उसने, 9.3 में क्या कहा, 2 पदार्थों प्रतिबल विकृति ग्राफ चित्र में दर्शाए गए हैं। एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ हमारा ये है। ठीक, ए पदार्थ और बी पदार्थ है, दोनों पदार्थों के प्रतिबल विकृति का जो ग्राफ है वो चित्र में क्या है, दर्शा रखा है। इन ग्राफों को एक ही पैमाना मानकर खींचा गया है, यानी कि जो पैमाना है वो क्या है, दोनों का समान है। ठीक, किस पदार्थ का यह प्रत्यास्था गुणांक अधिक है, इन दोनों में ये बताना है किस पदार्थ का यह प्रत्यास्था गुणांक है। तो जिसका ग्राफ अधिक होगा उसका यह प्रत्यास्था गुणांक क्या है, अधिक है। हम चित्र में देख रहे हैं कि ए का जो ढाल है, जो स्पर्श सरल रेखा का जो ढाल है ए का, वो क्या है, बी की अपेक्षा क्या है, अधिक है। तो इसलिए ए का यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, हमारा अधिक है। ठीक,
दोनों पदार्थों में से कौन अधिक मजबूत है? जिसका यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक होता है और वही पदार्थ क्या होता है हमारा मजबूत, अधिक मजबूत होता है। एक बार और बता देता हूं, जिस पदार्थ का ढाल हमारा अधिक होता है, जिस पदार्थ का हमारा ढाल अधिक होता है उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक होता है। यहाँ पर इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक A का ढाल हमारा अधिक है तो A का जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है वो अधिक होगा B की अपेक्षा। अब दोनों में से कौन अधिक मजबूत है? यानी कि जिसका यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक होता है वह क्या होता है हमारा अधिक मजबूत होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा A का यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक है तो पदार्थ A ही हमारा क्या है अधिक मजबूत है। ठीक, अब देखते हैं 9.4। निम्नलिखित दो कथनों को ध्यान से पढ़िए, कारण सहित बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक, पहले इस्पात की अपेक्षा रबड़, इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग प्रत्यास्था गुणांक अधिक है। ठीक, अब यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? Y बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ठीक, आपने देखा होगा इस्पात यानी कि लोहा, लोहा को जब हम खींचते हैं तो उस पर अधिक बल लगाना पड़ता है। अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि उसके अंदर जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है अधिक होता है, तो उससे ज्यादा हमें अधिक लगाना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर अब YI मान लिया हमने इस्पात के लिए और दूसरा क्या दे रखा है रबड़, यानी कि YR मान लिया रबड़ के लिए। ठीक, अब यहाँ पर इसका प्रतिबल क्या है हमारा अधिक है और विकृति समान है। इसका प्रतिबल क्या है हमारा, यहाँ भी प्रतिबल बटे विकृति, इसका क्या है कम है और ये क्या है ये भी समान है। अब जब आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 4/2 और यहाँ पर लिखा हुआ 6/2, तो यहाँ पर कितना आएगा मान 2 और यहाँ पर कितना आएगा 3, तो किसका मान अधिक आया? जिसका प्रतिबल यानी कि ऊपर वाली वैल्यू अधिक है, यानी कि इसका प्रतिबल अधिक है और यहाँ पर इसका प्रतिबल कम है, तो इसका जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है इस बात का वो अधिक होगा, किससे? रबड़ से अधिक होगा। परंतु इसमें क्या कह रहा है? रबड़ का अधिक कह रहा, तो इसलिए कथन कैसा हो गया हमारा? असत्य है। कैसा हो गया? असत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर में असत्य, क्योंकि विकृति कैसी ली हम दोनों ने? हमने दोनों में समान, क्योंकि समान विकृति के लिए इस्पात का प्रतिबल क्या होता है? अधिक होता है। अतः इस्पात का यंग प्रत्यास्था गुणांक रबड़ की अपेक्षा अधिक होगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा, किसी कुंडली का तनन उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। ठीक है, कोई कुंडली है, ये क्या हो जाएगा? सत्य है। समझा देता हूं कैसे। तनन क्या होता है? उसमें तनाव, तनाव किसके कारण लगाएंगे हम? तनाव कब उत्पन्न होगा? जब उसमें विकृति उत्पन्न होगी। विकृति किसके कारण होगी? उसके अपरूप में, यानी कि अपरूपण विकृति उत्पन्न होगी और अपरूपण विकृति होगी तब क्या होगा? उसमें अपरूपण गुणांक होगा, यानी कि किसी कुंडली का तनन उसके गुणांक से निर्धारित होता है। यह कथन क्या ऐसा हो गया हमारा? सत्य